हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वेन्स रेडिएशन लॉ और रेले-जीन्स लॉ। वेन्स रेडिएशन लॉ वैलिड होता है फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए और रेले-जीन्स लॉ वैलिड होता है फॉर द हायर वेवलेंथ के लिए। अब ये बात मैक्स प्लैंक्स को पता चली। उन्होंने देखा कि शॉर्टर वेवलेंथ की वैल्यूज वेन्स रेडिएशन लॉ से आ रही हैं और एट द हायर वेवलेंथ करेक्ट वैल्यूज आ रही है रेले-जीन्स लॉ से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों को इंटरपोलेट करके एक फॉर्मूला बना दिया जाए। उन्होंने वेन्स रेडिएशन लॉ और रेले-जीन्स लॉ को इंटरपोलेट किया और एक फॉर्मूला बना दिया, जिससे कि ये ग्राफ पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा था और वो कर्व बिल्कुल फिट जा रही थी। अब इंटरपोलेशन मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। आई थिंक सभी को पता होगा क्या होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने सीधा इसकी डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, तो हम इसका सीधा फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे और उसी पे स्टडी करेंगे कि वो क्या है। उन्होंने अब ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। उन्होंने ये फॉर्मूला जैसे तैसे करके दोनों वेन्स रेडिएशन लॉ और रेले-जीन्स लॉ को इंटरपोलेट किया और ये फॉर्मूला निकाल लिया। और इस फॉर्मूले से ये ग्राफ पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा था। ये सही था फॉर्मूला जब एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया। ये फॉर्मूला क्या है कि एनर्जी डेंसिटी बता रहा है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, जो कि इसके इक्वल आएगी। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सोचा इसे, उससे फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो ब्लैक बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल बॉक्स है, यहाँ पे पिन होल है और ये एज अ ब्लैक बॉडी बिहेव कर रहा है अपना। अब इसके अंदर क्या होती है कि रेडिएशंस तो होती है, रेडिएशंस जो बाहर से एंटर कर रही है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर रेडिएशन तो होती है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके जो एटम्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। वो वाइब्रेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल ये यहाँ का कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रही है, ये इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी यही होगी कि कितना इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अब इसकी एनर्जी तो बढ़ रही है, ठीक है, इसकी एनर्जी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। उन्होंने कहा कि इसकी कुछ भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अब ये पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से एमिट होगी। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होगी। एट द टाइम ऑफ एमिशन एनर्जी क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और उस हर एक पैकेट की एनर्जी को उन्होंने दिया नाम है एच न्यू के इक्वल होगी। एच क्या है? जहां पे उन्होंने एक प्लैंक्स कांस्टेंट माना था, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है रिलीज होगी एमिट होते टाइम वो पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होगी, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब ये एमिट होगी तब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, ये पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होगी, मतलब एनर्जी डिस्क्रिएट होगी। और जब भी ये रेडिएशन कहीं पे एब्जॉर्ब होगी तो उस टाइम पे जब एब्जॉर्ब हो रही है एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो एनर्जी होगी ये इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, मतलब डिस्क्रिएट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बताया कि एट द टाइम ऑफ एमिशन और एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑलवेज डिस्क्रिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं, वही फोटॉन्स होते हैं, उनकी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी। तो उन्होंने एनर्जी को डिस्क्रिएट बताया कब? एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इन फ्री स्पेस उन्होंने कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस होगी। अब किसी एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी हम किस तरीके से निकाल लेंगे? एन एच न्यू, जहाँ पे एन हमारा कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो 0 1 2 3 इसकी वैल्यूज होंगी। अब इससे से इसकी एक पोस्टुलेट बन जाती है। इसको भी हम लिखेंगे अच्छे से कि पोस्टुलेट क्या है। प्लैंक्स पोस्टुलेट्स यहाँ से अराइज होती है, क्वांटम पोस्टुलेट्स। अब सेकेंडली हाँ, यहीं तक दो पोस्टुलेट्स, इसी कंसेप्ट से दो पोस्टुलेट्स अराइज हो जाती हैं, जो हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि क्या है।
हेडिंग डाल देना प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट। ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर इज नॉट ओनली फिल्ड विद रेडिएशन बट ऑल्सो विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड रेजोनेटर्स ऑफ मोलिकुलर डायमेंशंस। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये जो चैम्बर है, इसमें सिर्फ रेडिएशन ही नहीं होती, रेडिएशन तो होती है, हमें पता ही है, जो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर इनको हम रेजोनेटर भी बोल सकते हैं, वो भी होते हैं। तो अब ये फील्ड विद सिंपल हार्मोनिक रेजोनेटर और ऑसिलेटर का मतलब ये नहीं कि कोई हम अलग से डिवाइस इसके अंदर डाल रहे हैं जो ऑसिलेट करेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी इनर वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेंगे। और वही है सिंपल, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और रेजोनेटर्स। और ये मॉलिक्यूलर डायमेंशंस के होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। और अभी इन्हीं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और रेजोनेटर्स को हम क्या बोल देते हैं, प्लैंक्स ऑसिलेटर या फिर प्लैंक्स रेजोनेटर। और ये किसी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया भी है कि जो यहाँ पे जिस एनर्जी से ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है डिस्क्रिएट हो, ये किसी भी रैंडम एनर्जी जैसे कि 2.5 जूल किसी भी एनर्जी से ये वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब एनर्जी एमिट होगी उस टाइम पे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगी, वो हाफ मल्टीपल नहीं हो सकती किसी चीज का। तो अभी इससे ये हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट थी। अब इसी की सेकंड पोस्टुलेट भी हम देख लेते हैं, जो यहीं से आती है वो भी लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर उसे। तो अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन डज नॉट टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। मतलब जिस टाइम पे एक्सचेंज हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है, उस टाइम पे वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं हो सकती, वो डिस्क्रिएट वे में एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। आगे लिख भी रखा है, बट द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जिस टाइम पे एमिट हो रही है या फिर जिस टाइम पे एब्जॉर्ब हो रही है, उस टाइम पे वो पैकेट्स के फॉर्म में होगी, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, पैकेट्स या क्वांटास की फॉर्म में होगी। अभी यहाँ तक का हमारा चलो ठीक है। अभी ये h जो उन्होंने कांस्टेंट लिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, किसी एक ऑसिलेटर की एनर्जी थी, टोटल एनर्जी उन्होंने बताई E इज इक्वल टू एन एच न्यू होगी। तो अब जो उन्होंने मैक्स प्लैंक्स ने जो कांस्टेंट लिया था, उन्होंने ये एक ऑक्सिलरी कांस्टेंट मान के चले थे, क्योंकि तब तक तो सब क्लासिकल था, मॉडर्न तो आई नहीं थी, तब तक पता नहीं था कि डिस्क्रिएट एनर्जी डिस्क्रिएट होती है, तब तक सभी उसे कॉन्टिन्यूस मानते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस एच को, ये जब फॉर्मूला डराइव कर रहे थे, एक कांस्टेंट मान लिया और बाद में सोचा कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये जो एच की जो क्वांटिटी थी, एच ही एनर्जी को डिस्क्रिएट बना रही थी। सोचो अगर एच को अगर हम जीरो कर दें, एच को जीरो कर दें तो एनर्जी अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। अगर एच की वैल्यू जीरो के सिवाय अगर हम कुछ और रख रहे हैं तब ये एनर्जी डिस्क्रिएट होगी। लेकिन जब उन्होंने इसको जीरो रखने की सोची कि एच की वैल्यू जीरो कर रहे थे, तब देखिए उनके फॉर्मूले में क्या हुआ कि ऊपर एच, यहाँ पे ऊपर जीरो आ जाएगी एच की वैल्यू जीरो रखने पे, यहाँ पे ई पावर एच न्यू बाई के टी, एच ई की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन होता है, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि ये फॉर्मूला जो उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का दिया है वो 0/0 फॉर्म में अटेन कर रहा है, जो कि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई। तो इट मीन्स उन्होंने देखा कि एच की वैल्यू को वो जीरो रख ही नहीं पा रहे, एच की वैल्यू को हम जीरो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला फिर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, अपना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब एच की वैल्यू जीरो नहीं रख पा रहे, इट मीन्स उन्होंने क्या बताया कि इसका मतलब ये है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी डिस्क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि जब एब्जॉर्ब हो रही है जिस टाइम पे तब डिस्क्रिएट, और जिस टाइम पे एमिट हो रही है उस टाइम पे डिस्क्रिएट। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हल्का सा देख भी लेते हैं कि कहाँ से है या कैसे, पूरी कंप्लीट डेरिवेशन तो नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू सा है, वो हम इसका देख लेते हैं कैसे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा उससे कि करना कैसे एग्जाम में। अब जो ऑसिलेटर्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी सभी के अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, उनकी सभी की अलग अलग एनर्जी होगी, किसी भी एनर्जी से वो वाइब्रेट कर सकते हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ अलग अलग एनर्जी होगी। तो उन सभी की हम एक एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि किसकी इक्वल आएगी, एच न्यू डिवाइडेड बाय
ई पावर एच न्यू बाई के टी -1। ये सभी जो जितने भी ऑसिलेटर्स ऑसिलेट कर रहे थे इसमें, उन सभी की हमने इसमें एक एवरेज एनर्जी निकाल ली, क्योंकि सभी की अपनी अपनी एक एनर्जी है, तो उन सभी की हम एवरेज में ये इस एनर्जी से लगभग सभी जो ऑसिलेटर्स हैं ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी कहाँ तक निकालनी है? फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि इसके एक ऑसिलेटर की एनर्जी हमने ये निकाल ली। अब इसमें टोटल ऑसिलेटर्स n है, लेट अस सपोज कोई यूनिट वॉल्यूम में इन फ्रीक्वेंसी रेंज दिस n है, वो कितने हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब। अब ये आ गए नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अब हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू डी प्लस डी न्यू। तो ये क्या आ जाएगी? ए न्यू प्लस डी न्यू एन टाइम्स ऑफ डी, सॉरी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहीं पे हम डी न्यू लगाएंगे, क्योंकि हम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू की फ्रीक्वेंसी रेंज में हम देख रहे हैं। तो अब इतने पार्टिकल्स हो गए। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एन की वैल्यू क्या है? न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, और एवरेज एनर्जी क्या है? ई पावर एच न्यू बाई के टी -1। यही था इनका फॉर्मूला। ये है एनर्जी डेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अब यही था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं। उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो सिर्फ एमिशन के टाइम पे या फिर सिर्फ एब्जॉर्प्शन के टाइम पे डिस्क्रिएट नहीं है, वो इन द फ्री स्पेस पे डिस्क्रिएट है। उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है वो एक ही टाइम पे ड्यूअल नेचर शो कर रही है। एक ही टाइम पे, उसी टाइम पे वो वेव नेचर भी शो करेगी और उसी टाइम पे वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।